किसी पार्टी के चुनाव प्रचार में जा सकते हैं? भाजपा को हराने वाली पार्टी, ईमानदारी से भाजपा को हराने वाली पार्टी रही तो निश्चित तौर पे मैं अपने रोल को डिफाइन करूंगा। आज हम 91 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इलाहाबाद की खास शख्सियत जो अपनी स्वतंत्र विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, पूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं, विवेकानंद सिंह बाबुल जी से आज हम उनके राजनीतिक जीवन और उनकी स्वतंत्र विचारधारा के बारे में जानेंगे और अन्य तमाम वर्तमान समय के मुद्दों के बारे में भी उनके बेबाक राय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप छात्र राजनीति से निकले हुए पौधे हैं। छात्र राजनीति का अनुभव कैसा रहा? कैसा रहा छात्र जीवन का संघर्ष? देखिए, वो मैं मानता हूँ कि जीवन का गोल्डन पीरियड था किसी भी व्यक्ति के लिए। जब वो कॉलेज लाइफ, उसका यूनिवर्सिटी का लाइफ जो होता है, वो सबसे स्वर्णिम अवसर होता है, जहाँ पे आपके पास कोई अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं आपके ऊपर, और सीखने समझने के लिए आपके पास इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है। तो जो मानवीय गुण होता है उसको जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है। स्वच्छंद माहौल रहता है, उन्मुक्त आपकी विचार आपके जो रहते हैं, तो वो बहुत ही क्रिएटिव पार्ट होता है लाइफ का। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और सौभाग्य से मुझे विश्वविद्यालय में राजनीति सीखने का भी मौका मिला, जहाँ पे राजनीति की नर्सरी मैं ऐसे जगह से सीखा जो इतिहास जिसका इतना स्वर्णिम है, जिसने बहुत से देश के पुरोधाओं को जिसने जन्म दिया। तो वहाँ से एक मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा। लेकिन वर्तमान समय में छात्र संघ को लेके बहुत सारा भ्रामक स्थिति पैदा है। छात्र संघ अभी बंद भी है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन की बात नहीं है। समाज के अंदर जहाँ भी लोगों का जमावड़ा होता था, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, एक एक करके सबको आप देख लीजिए, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो कर्मचारियों का यूनियन हो या फिर स्टूडेंट्स का यूनियन हो, और इवन जो हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो आज स्वरूप जो दिख रहा है, वो सब एक एक करके वो या तो बंद कर दिए गए या इतना डिफेम कर दिए गए कि वो सत्ता से सवाल पूछने लायक न बचे। जितने भी यूनियंस होती हैं, आप स्टूडेंट्स यूनियन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहता है ताकि वो सवाल पूछ सके अपने जो भी प्रशासक हैं उन लोगों से कि भाई जो नॉर्म्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए और बीइंग स्टूडेंट जो हमारा राइट है, उसके अकॉर्डिंग हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसका तरीका ये होता है जो पूरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बनाने का, कि उसमें सारा लड़का एक साथ जा करके, सारे स्टूडेंट एक साथ जा करके अगर कहीं अपनी बात को रखेगा तो एक कियोस्क खड़ा हो जाएगा, है ना। उससे बचने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई गई कि आप अपना जो है रिप्रेजेंटेशन तय कर लीजिए और एज ए डेलीगेशन वो जा करके और जो उच्च जो पटल है वहाँ पर रख करके अपनी बातों को रख सके और वो उसका जो है जो भी इशूज़ हैं, ग्रीवांसेस हैं उन लोगों की, वो सॉल्व हो सके। लेकिन वर्तमान जो सत्ता है वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो सत्ता के खिलाफ जो भी जहाँ पे भी जमावड़ा हो सकता है वो पनप पाए। और चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति का जो इतिहास रहा है, वो गुलाम भारत में भी इतिहास मौजूद है कि वो आज़ाद रहा है, और शहीद लाल पदमधर की शहादत से लेकर के और तमाम ऐसे आंदोलन रहे हैं जिसकी धुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन रहा है। तो ऐसे में एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक साजिश के तहत इसको बैन किया गया है ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है विश्वविद्यालय के अंदर उस पर रोक न लग सके, उसके खिलाफ कोई मूवमेंट न खड़ा हो सके, वो चर्चा का विषय न बन सके। साथ ही साथ कोई नया लीडरशिप वहाँ से न पैदा हो पाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर नेता बनना है तो नेता बनने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो छात्र राजनीति ही होती है।
नेता बनने के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, सिवाय कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको प्लेटफॉर्म दे। अभी हाल ही में देखा गया है कि एक किसी बड़ी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो रही है और तमाम छात्र संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। आप खुद उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और एक धड़ है जो उसका समर्थन कर रहा है कि विश्वविद्यालय को नई पहचान मिलेगी। क्या विश्वविद्यालय किसी शूटिंग या किसी फिल्म के ऐड या अन्य विषयों को लेके अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है, या उसकी पहचान पे अभी कोई खतरा है? नहीं, ये सवाल बहुत विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर देखा जाए बहुत छोटा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जब हम लोग कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पूरे यूनिवर्स के जो थॉट प्रोसेस है उसका जो बिहेवियरल जो डेफिनेशन होनी चाहिए, व्यवहारगत। तमाम यूनिवर्सिटी से पहले भी हम लोगों ने जो है वो शिक्षा ग्रहण किया, इंटरमीडिएट में किया, हाई स्कूल में किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है किताबी ज्ञान आदमी हासिल करता था। व्यवहारगत जो परिभाषा होनी चाहिए वो हम लोग किताबों से इतर हम लोग विश्वविद्यालय में आकर के सीखते हैं, पूरी दुनिया का, है ना। तो वहाँ पे इतना ये छोटा एक्सपोज़र किसी भी चीज़ का वो इतना बड़ा मायने नहीं रखता है। जब आप पूरी दुनिया की विचारधाराओं को अगर आप वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका व्यवहारगत डिफिनीशन डिफाइन करते हैं आप कि अहिंसा परमो धर्म सपोज अगर लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखा जाता है कि वास्तव में होता है या नहीं होता है ना। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होगी। ये बात सिर्फ किताबी न रह करके विश्वविद्यालय में वो चीज़ प्रायोगिक तौर पे लोग सीखते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे इतना बड़ा महत्व का केंद्र हो, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। और व्यक्तिगत अगर मुझसे पूछा जाए कि वहाँ पे वो चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। उससे अगर हमारा कुछ बन नहीं रहा है तो बिगड़ भी नहीं रहा है। वो एक अलग पक्ष है जो ये मांग कर रहा है कि भाई ऑफलाइन जो है वहाँ पे क्लासेस शुरू हों, जो भी फैकल्टी है वहाँ पे शुरू हो सके। उनके साथ में खड़ा हूँ कि जब शूटिंग हो सकती है तो भाई कक्षाएँ भी चलनी चाहिए, है ना। लेकिन इतना छोटा माइंडसेट जो है वो विश्वविद्यालय के छात्रों का नहीं होना चाहिए कि किसी शूटिंग से जो है उनका कोई वो विश्वविद्यालय डिफेम हो जाएगा या उनका किसी प्रकार से अहित हो पाएगा। आप जैसे बड़े नेता के तौर पर किसी छात्र संगठन को चलाना कितना मुश्किल रहा? पहली बात तो मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं प्रयोगधर्मी हूँ। प्रयोगधर्मिता को मैंने सीखा है, चूँकि मैं स्वाभाविक रूप से सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ मैं। क्योंकि समाजवादी विचारधारा को लोग समाजवादी पार्टी से रिलेट कर लेते हैं, तो उन लोगों के जानकारी को दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी ही समाजवादी विचारधारा की पोषक मानी जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। नहीं, ऐसा मतलब जो है ये लोग उनके सपोर्टर कह सकते हैं, लेकिन वो पर्याय नहीं है, उसकी डिफिनेशन नहीं है कि समाजवादी अगर कहा जाए किसी को तो वो समाजवादी पार्टी का ही होगा। सोशलिज़म की बहुत गहरी जड़ें रही हैं हिंदुस्तान में। अगर आप पुरातन हमारे जो संस्कृति रही है वहाँ से उठा के अगर आप देखेंगे तो अहिंसा परमो धर्म समाजवाद का जो है, वसुधैव कुटुंबकम समाजवाद का हिस्सा है। और भगत सिंह से बेसिकली मैं प्रभावित होकर के मैं समाजवादी बना, उनके विचारधारा को पढ़ करके। तो मेरा ये मानना है कि प्रयोगधर्मिता के तहत मैंने सबसे पहले अपने शुरुआती दिनों में इलाहाबाद क्रांतिकारी छात्र संगठन मैंने बनाया था और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके पश्चात फिर समाजवादी पार्टी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ करके मैंने काम किया। दुर्भाग्य से जब सपा की सरकार थी, कुछ ऐसे मुद्दे आए छात्रों के, कुछ निजी हमारे मुद्दे थे कि अखिलेश जी से साथ हमारा नहीं बन पाया। मैंने सत्ता में ही सपा को छोड़ दिया। उसके बाद छात्र युवा अधिकार मंच नाम से हमने एक जो है छात्रों का संगठन बनाया, जिसमें 10-12 जिलों को छात्रों के साथ जोड़ करके हमने स्टूडेंट मूवमेंट को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। और उससे हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है छात्रों को जोड़ा भी और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने अपना जो फ़र्ज़ है बीइंग अ स्टूडेंट जो रहा है वो हम लोगों ने समाज के अंदर जो रोल होना चाहिए कि स्टूडेंट के रूप में कि वो मुद्दों की गहरी पकड़ रखे और समाज को दिशा दिखाने का काम करे, वो हम लोगों ने निभाया था। तत्पश्चात ये मुझे लगा
कि चूँकि स्टूडेंट की लाइफ जो है वो बहुत बहुत कम होती है बीइंग एज ए स्टूडेंट। तो वो एक लिमिटेड समय के लिए स्टूडेंट रहता है, उसके बाद फिर वो अपने जो सामाजिक जो जीवन जीना होता है उसको, वो फिर वो स्टूडेंट की लाइफ से बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे हर बार एक नई खेप के साथ मुझको काम करना पड़ता था, उसको ट्रेन करना पड़ता था। वो 3 साल बाद 4 साल बाद वो खेप जो है वो पुरानी होकर के निकल जाती थी, फिर फ्रेशर्स आते थे। और मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों को नहीं दे पाया कि एक भविष्य वहाँ पे मैं दिखा पाऊँ कि जहाँ पे वो एक विधायक के तौर पे पहचाने जा सकें, एक जो है सांसद के रूप में अपने आप को सफल होते हुए देख पाएँ। तो मैंने सोचा कि जो हमारा रोल है, उस वक्त तक मैं समझ गया था कि भाजपा जो है इस देश के लिए खतरा है, तो उसके विरोध के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने जो है सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बने। तो उसके लिए हम लोग कांग्रेस में जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक कांग्रेस जो है वो राहुल जी द्वारा लीड की जा रही थी, प्रियंका जी उस वक्त नहीं थी। लेकिन हमारे ज्वाइन करने के बाद जितना संभव हो पाया हम लोगों ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल कैंपेन चलाया। हम लोगों ने बलिया से लेकर के दिल्ली तक की हम लोगों ने राहुल गांधी संदेश यात्रा निकाली, जिसमें हम लोगों ने राहुल जी को जो डिफेम करने के लिए जो आईटी सेल तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाता था उसको हम लोगों ने क्लैरिफाई किया। जो असल मुद्दे हैं जनता के वो हम लोगों ने चुनाव पूर्व हम लोगों ने किया था। और एनएसवाई को हम लोगों के अप्रोच से, हम लोगों के संघर्ष से, हम लोगों के कन्विंसिंग से एनएसवाई को 13 साल बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में 2 प्रमुख सीटें मिलती हैं, उपाध्यक्ष और सांस्कृतिक सचिव का। तो कुछ ऐसे काम थे जो हम लोग कर रहे थे, लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद फिर वहाँ उनके जो पेड जो कर्मचारी रखे गए हैं उन लोगों से कुछ मतभेद के चलते हम लोगों ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। और जो एक नागरिक के रूप में, एक पढ़े लिखे युवा के रूप में जिन दायित्वों को मैं समझता हूँ कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जो मुझको करना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं सपाई के रूप में, बसपाई के रूप में या किसी कांग्रेसी के रूप में करूँ। वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ लगातार, और मेरी कोशिश है और रहेगी भी कि आजीवन उस दायित्व का निर्वहन में करता रहूँ। और स्वतंत्र लेख लिखते हैं, तमाम ऐसे घटनाक्रम जिसमें मैंने आपके लेख पढ़े। भारत में इस टाइम किसानों की अवस्था जो है आपसे छुपी नहीं रही है। सरकार शायद बात नहीं करना चाह रही है, या जो भी उसमें भ्रांतियां हैं, जो भी मतभेद हैं, उस संबंध में आप क्या सोचते हैं कि किसानों को नया क्या कदम उठाना चाहिए, सरकार को किस तरह से पहल करनी चाहिए? क्योंकि सरकार जिन पूंजीपतियों के पैसे के बदौलत सत्ता में आई है ना, मैं बार बार कह चुका हूँ, आपके दर्शक भी सुन लें इस चीज़ को, अगर शायद जो मेरी बात उन तक कन्वे हो पाए, कि 2014 से पूर्व जो हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा चलाया गया था, है ना, उसमें बहुत रुपया खर्चा हुआ था। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये वो तमाम स्लोगन्स चलाए गए, तमाम नारे गढ़े गए, कितने तरह की जो है झांसे में जो है लोगों को फंसाया गया। नतीजा ये हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन पैसा खर्चा हुआ ना, जिन लोगों का पैसा खर्चा हुआ, जिन लोगों की पेट्रोल टंकियाँ बंद हो गई थी पिछले सरकार में, है ना, उन लोगों की पेट्रोल टंकियाँ आज चालू हो गई हैं। तो उन लोगों ने बहुत मोटा पैसा खिलाया था, आज वो सूद समेत इस देश की जनता से वसूल कर रहे हैं। जो लोगों ने बड़ा उत्साह मनाया था, बहुत खुश हुए थे, तो जिन तरीकों से उनको खुशी मिली थी उसकी कीमत आज वो चुका रहे हैं। रही बात किसानों की, तो देखिए, किसान चूँकि इस देश का जो है वो बैकबोन है, अन्नदाता है। ये देश कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता है। इस देश की 65% जो आजीविका है वो कृषि पर निर्भर है। करीब करीब 12 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के अंदर वो कृषि पे निर्भर है। अब ये जो सत्ता है, जिसको लगातार मैं कहता आया हूँ कि ये लोग पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, एक एक करके उन्होंने इस देश के जो भी आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन थे उसको अगर बेचना मैं शब्द न कहूँ, लोगों को आपत्ति होती है। मोनेटाइजेशन अगर मैं न कहूँ, या कुछ इस टाइप का ही कुछ शब्द लेकर के आए हैं। निजीकरण को छुपाने के लिए, पहले निजीकरण का मतलब लोग समझ जाते थे, मॉनिटोरियम या इस टाइप से कोई शब्द लेकर के आए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बॉस, अगर 40 साल के लिए अगर आप किसी चीज़ को लीज पे ही दे दो, किराए पे ही अगर आप दे दोगे, तो 40 साल बाद हम लोग तो जिंदा रहेंगे नहीं, है ना।
हम में से बहुत से लोग, जो हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष तक के युवाओं की है, ठीक है, बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हिंदुस्तान के लिए कि युवा चाहते तो अपना इतिहास और भूगोल सब बदल डालते, ठीक है। लेकिन अगले 20 साल बाद एक जो उसका भयावह पहलू ये भी है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बूढ़ा देश हो जाएगा, ठीक है। तो वो बूढ़ा देश, क्या आज जो पूंजीपति इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो हमारे सत्ता से हमारे उन तमाम अर्थतंत्र को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, जिससे कि हमारी सरकार कमाया करती थी, ठीक है। कोयला से हमारी सरकार कमाती थी, ओएनजीसी से, गैस से, पेट्रोल से, रेलवे से, दूरसंचार से, एयरपोर्ट से, स्टेशन से, बंदरगाहों से, ठीक है। वो जो कमाई होती थी, वो कमाई फिर हमारे विकास के ऊपर, हमारे जो है शिक्षा और सुरक्षा पे खर्चा होता था, है ना। तब ये होता था कि $135 प्रति बैरल का जो तेल आता था हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी पेट्रोल 70-80 रुपये लीटर मिलता था। आज वही कच्चा तेल 30, 35, 50, $60 प्रति बैरल अगर मिल रहा है, और पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच गया? क्योंकि सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। 10-12 लाख पोस्टें खाली हैं, युवा बेरोजगार है, सड़कों पर लाठियाँ खा रहा है। सरकार क्यों नहीं नौकरी दे रही है? सत्ता पक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि जो विपक्ष है वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता है, देश को तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल, उनका समर्थन करता है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। क्योंकि आप एक नेता के तौर पर रहें, आप एक भारतीय के तौर पर रहें, तमाम विश्वविद्यालयों में इसको लेके अलग अलग भ्रांतियाँ रहीं कि देश में जो है, देश की यूनिवर्सिटियों में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के छात्र से एक राजनेता के तौर पे आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें देश विरोधी नारे लगें, और उसमें विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है? नहीं, ये बहुत बड़ा एक साजिश है सत्ता पक्ष की, ठीक है। क्योंकि जिस विषय पे आप अपने क्वेश्चन रखा है वो जेएनयू से रिलेटेड है ना। इसमें बहुत बार सफाई दी जा चुकी है, तमाम लोगों ने दिया भी है। और समझिए कि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का है ना, वो अगर मैं कन्हैया की अगर बात करूं कि अगर वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो वो देश विरोधी नारे जो है वो क्यों लगाएगा? वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, वो आसानी से पकड़ जाएगा, है ना। लेकिन देश विरोधी नारा लगाने वाले आइडेंटिफाइड लोगों के साथ, यानी मैं बात कर रहा हूँ पीडीपी की, उस महबूबा जो है के साथ जो है इस भाजपा ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, ठीक है। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, जैसा कि पूरा इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, बहुत ही मजबूत, सशक्त और सक्षम जो है विपक्ष की भूमिका निभाता आया है। जेएनयू आज सिर्फ मोदी जी की ही नहीं खिंचाई कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस की बुराई करते थे, उनकी कमियां निकालते थे, उन पे एलिगेशन लगाते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो स्टूडेंट यूनियन दरअसल मजबूत विपक्ष का पढ़ा लिखा, समझदार, विवेकशील, तर्कशील विपक्ष की भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता है। बाकी और जो समाज का जो वर्ग है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, कोई अलग अलग तरीकों से अपने आजीविका में लगे हुए लोग हैं, उनके पास इतना समय नहीं है ना कि विषयों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाए, ठीक है। आपने कोई बात कही, हमारे पास टाइम नहीं है, उसको ही मैंने सच मान लिया। आपने कोई बात कही, आपकी बात को मैंने सच मान लिया। जिस बात को समूह में लोग एक साथ स्वीकार कर लें, उस बात को हम भी स्वीकार कर लें। मेरे पास कहाँ टाइम बचा है कि उसको जा करके उसका हम पोस्टमार्टम करें? तो हमारे पास समय नहीं बचा, हमने जो समूह ने मान लिया हमने भी मान लिया। स्टूडेंट ऐसा नहीं करता है। स्टूडेंट जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करता है, उसकी खोजबीन करता है कि अगर ये कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, मोटिव क्या है इसके पीछे। तो स्टूडेंट्स जो है हमेशा सत्ता पक्ष के लिए बड़ा सरदर्द रहा, इसलिए एक साजिश के तौर पे उनको डिफेम किया जा रहा है। क्योंकि अगर डिफेम नहीं किया जाएगा, फोर्सफुली उनको अगर बंद किया जाएगा, तो लोग क्वेश्चन करने लगेंगे कि अरे यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और वो नारा लगाने वाले आज तक पकड़े नहीं गए,
जो पकड़े गए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाई, है ना। उसमें भी बता रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, जो वीडियोज मिले वो डॉक्टेड मिले, एडिटेड मिले। तो ये सारा खेल इसलिए है ताकि देश पे बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कुछ चंद पूंजीपति हैं देश के जो टूल बने हुए हैं, तमाम दुनिया भर के जो ताकतवर लोग हैं, जो पूरी दुनिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित करते हैं, वो लोग जिन लोगों ने जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए, जो लोग सद्दाम हुसैन से लेकर के गद्दाफी से लेकर के पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाने काम करते हैं, जिनका पूरी दुनिया के ऊर्जा पे कंट्रोल है, जिनका पैसे पे कंट्रोल है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक जो है डॉलर पे डिपेंडेंट करती है ना। हमसे क्या मतलब है डॉलर से, लेकिन निर्भर है ना। जो डॉलर को कंट्रोल करता है यानी हमारे भी मुद्रा को कंट्रोल करता है, जो इस दुनिया के इंटरटेनमेंट और मीडिया को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, हेल्थ को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, हथियारों को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो लोग आज पूरी दुनिया को चलाने में अपना प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं। उन लोगों का इंटरफेरेंस अभी इस हिंदुस्तान की धरती पे, हिंदुस्तान में चालू हो गया है, और उसका टूल बन करके कुछ पूंजीपति और बाकी उनके चंगुल में जो हमारा जो आज सत्ता पक्ष है, वो लोग उनके हिसाब से कानून बना रहे हैं। अगर आप देखिए वर्तमान जो श्रम कानून है, जो शिक्षा का जो कानून बना है, श्रम नीति, शिक्षा नीति आप देख लीजिए, और कृषि नीति, कृषि पे छूट गया था। कृषि पे बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात रख लूँ कि जिस तरीके से पूरे आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पे पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है, ठीक है, अब वहाँ पे न तो कोई रिजर्वेशन की बात रहेगी, सब प्राइवेट हो जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, जिसकी एक लगातार जो है ये एक समाज को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन वो कमाई भी अब नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो निजी हाथों में चला जाएगा। वो आप फैसिलिटेट भी नहीं कर पाए जो हैंगे बैकवर्ड क्लास के लोगों का या सी क्लास के लोगों का। और वहीं दूसरी तरफ ये और मजबूत हो जाएंगी जिन पूंजीपतियों को आपने दिया है, फिर वो लोग अब खेती पे कब्जा करेंगे। जो नई कृषि नीति है वो अब इंटरनेशनली जो मजबूत लोग हैं, एफडीआई के रास्ते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत किसी भी देश के, किसी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी गांव में वो ऑटोमेटिक रूट से वो निवेश कर सकते हैं। जहाँ तक आपने एफडीआई की बात कही, लेकिन 2007-8 में मनमोहन सिंह की सरकार भी एफडीआई के बारे में बात कर रही थी, एफडीआई को लाना चाहती थी, तो इस सरकार ने ला दिया, तो क्या बुरा किया? बुरा इसलिए किया कि जैसे मैं आरक्षण का पक्षधर व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको वो फैसिलिटी नहीं मिली जिसके तहत वो रेस का हिस्सा बन पाए, कि कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा, कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा। इस थ्योरी को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो बराबरी से वो चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और जो समाज में लोग कहते हैं कि भाई आर्थिक आधार पे होना चाहिए, मेरा मानना है कि भैया अर्थ जो है वो सम्मान का जो है वो पर्याय नहीं है। तमाम अमीर लोग भी हैं, लेकिन अगर वो किसी एससी क्लास से हैं या ओबीसी क्लास से हैं, तो वो जो फॉरवर्ड क्लास है उसके सामने गंवई परिवेश में अभी भी जो है वो बराबरी से बैठने की स्थिति में नहीं है। वो चीज़ें टूट रही हैं, बहुत तेज़ी से टूट रही हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं है, तो आरक्षण होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, जो विदेशियों का पैसा हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, वो यदि हवाई जहाज़ बनाने में, वो कार बनाने में, मोबाइल बनाने में, ऐसे कामों में आए जिससे हमारे देश की आजीविका सुनिश्चित ना होती हो, बड़े 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 जो है वो प्रतिशत में उसका जो है आजीविका जहाँ पे होती है, जैसे कि रिटेल सेक्टर हो गया, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो होते हैं वो हो गया, और किसानी खेती हो गया। इसमें चूंकि अगर जब बड़ी पूंजी आएगी, है ना, जो लाखों करोड़ रुपए का जब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उससे कोई गांव का कोई घुरहु कुतवारू बेचारा कैसे मुकाबला कर पाएगा? होता क्या है, बहुत साधारण से एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करता है, तो वो चाहेगा कि लीस्ट 10% का उसको प्रॉफिट हो, ताकि 10,000 से वो अपना परिवार को चला पाए। लेकिन सोचिए कि ठीक उसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई व्यक्ति 1 लाख करोड़ रुपए का डाल दे, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए का 0.1% भी 100 करोड़ रुपया होता है।
तो 100 करोड़ रुपए से अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, क्या वो 0.1% के मार्जिन पर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस देश के अंदर किसानी और खेती को एक साजिश के तहत घाटे का सौदा बनाए रखा गया, ताकि वो किसान वहाँ से खेतों से निकले, शहरों में आकर के मजदूरी करे और उपभोक्ता बने। वो साबुन खरीदे, वो पेस्ट खरीदे। दतवन जो है उसको तो मिलेगा नहीं शहरों में, गांव में रहता दतवन से उसका काम चल जाता। शहर में आएगा उसको साबुन, शैम्पू और दतवन खरीदना पड़ जाएगा। तो उपभोक्ता बढ़े, एक साजिश थी। खेती जिस हिसाब से अगला टारगेट है इन पूंजीपतियों की, जो कानून जो तीनों बने हुए हैं, निश्चित तौर पे उससे पूरी खेती तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं आपके तमाम दर्शकों को भी जो मुझको सुनेंगे कि कृषि नीति पूरी तरीके से पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है, क्योंकि वर्तमान समय में खेती घाटे का सौदा है। उसमें जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगेगा तो कहाँ मुकाबला कर पाएगा। एक सामान्य सा किसान जो है, जब वो खेती कर रहा है तो वो 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, और उसकी खरीद जो इनपुट कॉस्ट की होती है वो खाद बीज कीटनाशकों की होती है। वो खाद बीज कीटनाशक वो रिटेल रेट पे खरीदता है, उधार लेता है वो, है ना। तो उसको उस रिटेल रेट पे वो चीज़ें मिलती हैं, खाद बीज कीटनाशक। उसी को जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब खेती कराएंगी तो वो रिटेल रेट पे नहीं खरीदेंगी, वो लोग उसकी फैक्ट्री डाल देंगे। तो सपोज किसी जो है किसान को 1 बीघे में फॉर एग्जांपल 100 रुपए की लागत लगती है, उस पूंजीपति को मात्र 20 से 30 रुपए में वो चीज़ उपजा ले जाएगा, और उस चीज़ को फिर 90 रुपए का रेट अगर उसने खोल दिया तो 100 रुपए की तो लागत वहाँ पर लगा रखी है उस बेचारे की, वो 100 रुपए में बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, ठीक है। और ये 20-30 रुपए की लागत वाला जब 90 में बेचेगा तो 60-70 रुपए में फ़ायदे में रहेगा। मंडियां इन लोग एक परोक्ष रूप से ख़त्म कर रहे हैं, डायरेक्ट इनकी हैसियत नहीं ख़त्म कर देने की, जैसे रिजर्वेशन इनकी हैसियत नहीं ख़त्म कर देने की, लेकिन सब चीज़ें प्राइवेट कर दे रहे हैं तो रिजर्वेशन ख़त्म। तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके उसको मैंडेटरी ना करके, ये लोग एपीएमसी को, जैसे कोई अगर मान लीजिए शेर है, वो उसका दांत आप निकाल लीजिए, उसका क्या हैसियत रहेगी। एपीएमसी आज जो है दंतहीन जो है वो शेर हो गया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। दूसरे, असीमित भंडारण का जो छूट दे रखा है, सीधे सीधे जमाखोरी का लाइसेंस ये सरकार दे रही है, ठीक है। आज जो भी किसान की जो बड़ी समस्याएं, उन बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि जैसे ही वो अपना उत्पाद निकालता है, उसके पास स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, उसका माल सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो वो बाध्य हो जाता है कि जल्द से जल्द उसको बेचे, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा जो बिचौलिए होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो उठाते हैं, उनसे खरीद करके स्टोर कर लेते हैं। पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वो चीज़ें जो है वो स्टॉक का लिमिटेशन था, मोदी जी ने उसको ख़त्म कर दिया, अब अनलिमिटेड हो गया है, असीमित आप भंडारण कर सकते हैं। और जो तीसरा जो कानून है जिसके तहत ये लोग जो है, पहला मंडी का हो गया, दूसरा भंडारण का हो गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान शुरू में तो उसको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। तो शुरुआत में तो किसानों को फ़ायदा होगा कि उनको मुफ्त में खाद बीज तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, और उनको अच्छा एक रेट भी मिल जाएगा। लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के जो लोग रहेंगे, है ना, क्योंकि पूरे देश के किसानों से तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के जो किसान रहेंगे, वो किसान आखिर अपना माल कहाँ बेचेगा। और वो लोग जो इनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहेंगे, वो लोग कहीं इकट्ठा हो करके इनके खिलाफ कोई जो है जंग न छेड़ दें, प्रतिस्पर्धा के नाम पे ही, है ना। इसलिए इन लोग बड़ी तैयारी करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? ये लोग स्टेशन खरीद के बैठे हैं, एयरपोर्ट खरीद के बैठे हैं, बंदरगाह खरीद करके बैठे हैं, और अब इन लोगों ने हाईवेज भी खरीद लिया। वो किसान उपजा तो लेगा, संगठित भी हो जाएगा, बेचेगा कहाँ, ले कैसे जाएगा? उन तमाम मार्गों को इन लोगों ने पहले से ही, उन तमाम रास्तों को इन लोगों ने खरीद करके रख लिया। ये बड़ी साजिश है जो इस देश के किसानों के साथ, इस देश के अन्नदाताओं के साथ होने वाली है, और युवाओं का भविष्य आने वाले समय में बहुत ही बदतर होने जा रहा है। अभी आरक्षण की बात कही, एक बहुत बड़ा तबका है जो जातिगत आरक्षण की बात करता है, और एक तबका है जो आर्थिक आधार
आधार पे आरक्षण की बात करता है। तो मैं आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा कि किन आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए, फिलहाल आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है इस समाज में समता लाने का है ना, बराबरी लाने का है। तो जब इस देश के अंदर देश का जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जब उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है कि एक मंदिर में वो जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, ठीक है, तब उनसे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, उनसे जो है पावरफुल जो है कोई तो हो नहीं सकता इस देश के अंदर। तीनों सेनाओं के जो है इकलौते जो है वो होल्ड करने वाले जो है व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक हैं देश के, राष्ट्रपति हैं। जब उनके साथ अगर भेदभाव हो जा रहा है तो बाकी किसी और जो है एससी की क्या हैसियत होगी, क्या मजाल होगी कि वो अपने आप को इक्वल समझ पाए। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि इस देश में जब तक बराबरी नहीं आएगी, ठीक है, जब तक हमारा देश समता मूलक नहीं बनेगा, ये गैर बराबरी जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक एक टीम के रूप में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हम लोग इतना लुटे, इतनी बार हम लोग बेइज्जत हुए, पराजित हुए, उसका मूल कारण यही था ना कि हमारा समाज जो है वो यूनाइट होकर के कभी नहीं लड़ पाया, टुकड़ों में सब बटे रहे। होय निप कोई हमें कहानी, चेरी छोड़ना हो बेरानी, है ना, कि राजा कोई भी रहे, हमसे क्या भैया, हम तो जो है नौकर छोड़ करके हम राजा तो हो नहीं पाएंगे, है ना। तो राजा आपस में लड़े, और कई बार ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि जो विदेशी आक्रमण करने वाले आए, वो लोग अगर हारे भारत के राजाओं से तो उनकी वापसी के समय गांव वालों ने उनको पानी दिया, उन लोगों को मलहम पट्टी की, क्योंकि उनसे उनका कोई झगड़ा तो था नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक बराबरी नहीं आएगी समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस बराबरी को लाने में सिर्फ अर्थ ही जो है वो एक बड़ा कारक मैं मान सकता हूँ कि बहुत बड़ा कारक है, लेकिन समाज में एक गौरवमयी जीवन जीने के लिए सम्मान भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो सम्मान अगर नहीं मिल पाता है लोगों को तो एक हीन भावना पैदा होती है, एक विद्वेष पैदा होता है ना, एक समाज में बंटवारा पैदा होता है। तो मेरा मानना है कि आरक्षण से लोग यदि आर्थिक रूप में मजबूत होंगे तो अर्थ तमाम उन अलग अलग भ्रांतियों को भी तोड़ देगा। हमारे यहाँ तमाम जो है ये जो मिथ था उसको टूटा ना। आज मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उससे पहले का और बाद में भी देखिए, तमाम जो बड़े बड़े जो अपने आप को जो लोग मानते हैं, फॉरवर्ड के लोग मानते हैं, जाके चरणों में पड़े हुए हैं, है ना। पहले ये चीज़ जो है अकल्पनीय था, ठीक है। तो अर्थ ने कहीं ना कहीं चीज़ों को बराबर लाने का मौका दिया है, और उस पर मेरा मानना है कि सिर्फ पैसा कमा लेने से, चूँकि उनको सम्मान जो है नहीं मिल सकता, तो इस अपलिफ्टमेंट से, आरक्षण की वजह से जब वो अधिकारी बन करके रहेंगे, है ना, जब पावरफुल रहेंगे, तो वो धीमे धीमे जो है समाज की मुख्यधारा में आ जाएंगे। और हम लोग जैसी जनरेशन, हम लोग के बाद जैसे आप लोग की जनरेशन, उसके बाद आने वाली जनरेशन जो है वो निश्चित तौर पे इन तमाम जो है समाज की जो जकड़न है ना, कुरीतियाँ हैं, इसको वो तोड़ देगा। बहुत हद तक वो टूट भी रहा है, बहुत स्पीड से टूट रहा है, बमुश्किल 1-2 दशक लगेगा। उसके बाद जो है ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। लेकिन तब तक, जब तक कि बराबरी नहीं आती, जब तक कि कोई एससी का जो है लड़का फॉरवर्ड की लड़की से शादी न कर ले, जब तक कोई फॉरवर्ड का लड़का किसी एससी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में और उसका परिवार उसको बहू के रूप में स्वीकृत न करने लगे और ये कोई शर्म का विषय न रह जाए समाज के अंदर, तब तक मेरा मानना है कि चूंकि सम्मान और शर्म का विषय जब तक बना हुआ है लोगों के बीच में, तब तक आरक्षण को रहना चाहिए, ताकि यही एकमात्र माध्यम पूरी दुनिया के अंदर आजमाया हुआ सफलतापूर्वक जो है वो बना हुआ है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ इसमें, लेकिन इसको जो पाने वाले जो लोग हैं, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो अपने उन तमाम लोगों के संघर्ष से, जिन लोगों ने इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी महती भूमिका निभाई, न जाने किस किस तरीके से उन लोगों ने चीज़ों को झेला, और तब जा कर के आज हमारा समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है कि उस वंचित वर्ग को वो प्लेटफॉर्म मिल पाए। लेकिन जब वो उसका लाभ ले करके जब वो मजबूत हो जाते हैं, तो वो फिर अपने आप को फॉरवर्ड जो है और नव सामंतवाद का जब वो प्रदर्शन जो है करने लगते हैं, वहाँ से चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। उन तमाम लोगों ने किया सो किया। मेरी युवाओं से अपील है, जो उनके बच्चे हैं या जो आने वाले समय में जो सफल होंगे इन आरक्षण के माध्यम से,
कि आप कोशिश करके अपने वर्ग को उठाइए, उसको मजबूत करिए कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन न रह पाए और अगले 1-2 दशक के अंदर ये पूरी तरीके से समाज के जकड़न है, कुरीति ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो गरीब है, कमज़ोर है, उसको सरकार मदद करे। ये जनगणना की बात की जा रही है, उसमें कुछ एक धड़ का मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसको किस आधार पर एक आम युवा देखता है या किस आधार पर अपने विचार रख सकता है कि कितना सही है या कितना गलत है ये? देखिए, जैसे पूर्व में ही मैंने आपसे बताया कि सरकार की जो सार्वजनिक संपत्तियां थी, जो एसेट्स थे, वही और जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो इनका सेक्रेटरीट होता है, जो कार्यपालिका होती है, यही कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे वो किसी को अधिकारी कर्मचारी के रूप में वो नियोजित कर सकते हैं, उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। वो लगभग 50% से ज़्यादा इन्होंने बेच दिया, ठीक है, अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दिया है और वो लगातार और ख़त्म होती चली आ रही हैं। तो अब ये आरक्षण का मुद्दा जो है वो तो इररिलेवेंट होता चला जा रहा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बचेगा, ठीक है। अभी लेकिन चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? चर्चा का विषय सिर्फ यही नहीं बना हुआ है डियर, आप देखिए तो वो तालिबान भी बना हुआ है, वो मंदिर भी बना हुआ है, वो मुस्लिमों के खिलाफ जो हेट्रेड, जो नफरत जो बनाई जा रही है वो बना हुआ है। और ये सब इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो मानव रूपी जो तन लेकर के व्यक्ति पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी एक बुद्धि होती है, उस बुद्धि से ही वो डायरेक्ट होता है, निर्देशित होता है। आप मेरे यहाँ बाद में आए हैं, आपके कदम बाद में उठे होंगे, पहले आपके दिमाग में ये बात गई होगी कि चलें बाबुल सर से मिला जाए, आपके कदम बाद में उठे होंगे। हम यहाँ से सोचते हैं, फैसला लेते हैं, परिकल्पना करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तुलना करते हैं। इसको अगर खाली ना छोड़ा जाए, ठीक है, तो वो तमाम बुद्धि जो है वो फिर तुलना करने लगेगी, संदेह करने लगेगी। इसलिए एक साजिश के तहत आम जनमानस में तमाम ऐसे अनावश्यक बहस का मुद्दा बना दिया जाता है जिससे मानव मस्तिष्क जो है वो खाली न रहे। खाली दिमाग शैतान का घर। फिर वो सोचने लगे ना कि पेट्रोल इतना ज़्यादा क्यों है यार, महंगाई क्यों इतना बढ़ रही है, मोदी जी ने तो कहा था कि ये करेंगे, मोदी जी ने तो कहा था कि वो करेंगे, वो कर क्यों नहीं रहे हैं। इसीलिए ये तमाम वाहियात बिना मतलब के इररिलेवेंट अप्रासंगिक मुद्दों को बहस का मुद्दा दे दिया जाता है, झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि उसी में अपना लठमार तुम लोग करते रहो, हमारी तरफ ना देख पाओ, जो मैं लूट रहा हूँ, लुटवा रहा हूँ अपने लोगों को, उधर तुम्हारी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। बाबुल सिंह खुद बीजेपी से इतना द्वेष क्यों रखते हैं, इतना प्रधानमंत्री मोदी से या बीजेपी पार्टी के अन्य नेताओं से इतने खफा क्यों रहते हैं? मैं उनसे खफा नहीं रहता हूँ, ये लोगों की गलत सोच है। मैं उनकी नीतियों से मैं खफा रहता हूँ, उनके विचारों से मैं खफा रहता हूँ, उनकी योजनाओं से, जिस तरीके से वो अपने पूंजीपति मित्रों की झोलियाँ भरने के लिए लगातार हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। इस देश की सांझी जो विरासत रही है, इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब रही है, उसको जो तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी युवा होगा, जिसके पास थोड़ा भी सेंस होगा, है ना, कि आपके बनाए आपके बाप दादा के घर को अगर तोड़ेगा कोई तो आपको बर्दाश्त होगा। इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा है ना, तब जाकर के ये आकार ले पाया है देश। उसको कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनके बैंक अकाउंट में एक जीरो और बढ़ाने के लिए, फिर एक जीरो और बढ़ाने के लिए आप मारे साला पूरा भविष्य चौपट कर दे रहे हो और लूट रहे हो। एक तरफ कमाई के जरिए आप सीमित करते जा रहे हो, ऊपर से आप जो है महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो और उस पर हमारी निगाह ना पड़े इसलिए लोगों को आपस में लड़वा भी रहे हो। ये फूट डालो राज करो की नीति जो है सक्सेसफुली इस देश के अंदर अंग्रेजों ने अपनाई थी, ठीक उसी राह पे ये सरकार चल रही है। और इस देश के अंदर नौजवानों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग, तो जरूर अध्ययन कर लेना कि इस देश के अंदर पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अंग्रेज लेकर के आए थे। चंपारण का इतिहास पढ़ लेना, जहां से राजनीति गांधी जी ने अपने राजनीति का सफर शुरू किया था। वो जैसे तिनकुनिया जो कानून बना था, ठीक है, और जिस तरीके से नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी,
इतिहास अपने आप को फिर से रिपीट करने वाला अगर नौजवान चेता नहीं, अगर नहीं जागा तो। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी देशभक्त है, जिसको इस देश से मोहब्बत है, देश के गौरव से, स्वाभिमान से जिसको जरा सा भी प्रेम है, और जो भविष्य को लेकर के सशंकित है, जो इनके असल चेहरे को अगर देख पा रहा है, वो हर व्यक्ति इनसे न सही, इनकी नीतियों से, इनकी कारगुजारियों से और इनकी लूट से निश्चित तौर पर उसको न सिर्फ नफरत करना चाहिए, बल्कि इसका पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। एक युवा नेता के तौर पर क्या, या एक आम व्यक्ति के होने के तौर पर क्या विवेकानंद सिंह चाहेंगे कि भारत तालिबान के साथ बातचीत करे, उससे समझौते करे, उससे अच्छे सहयोग स्थापित करे? आप व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं तालिबान और भारत के संबंध के बारे में? अमेरिका का एक टूल है, ठीक है। समझिए कि तालिबान जब अफगानिस्तान में लड़ाई कर रहा था तो उसकी संख्या 65,000 थी, ठीक है। अफगान फौज थी 3.5 लाख। और कितनी मज़ेदार बात नहीं है, कितना स्क्रिप्टेड ये जो नहीं लग रहा है, ये पूरा नैरेटिव अगर आप देखिए पूरी पटकथा को उठा करके, कि एक भी गोली दोनों तरफ से नहीं चलती है, कोई क्रॉस फायर नहीं होता है, ठीक है। और बहुत आसानी के साथ वो पूरा अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो जाता है। दुनिया को जो नियंत्रित करने वाले जो कुछ लोग हैं, उन लोगों की बड़ी साजिश है। उन लोगों ने इससे पूर्व में इराक में उन लोगों ने आक्रमण किया था, वहाँ पे हमला किया, और ये बता करके कि इराक में परमाणु हथियार है। इतने लोग मारे गए, इतनी वहाँ पे तबाही मची, पूरी मानवता शर्मसार हुई लोगों के कत्ल के आधार पे, लेकिन कोई परमाणु बम वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे हमला करके उन्होंने धमकाया वहाँ पे पूरे अरब के कंट्रीज़ को कि देखो यहाँ पे हमारा डोमिनेंस है, हम यहाँ के ठेकेदार हैं, जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा बे। और वो किया वहाँ के लोगों ने। उन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि देश कोई भी हो, चाहे वो चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, जापान हो, तेल सऊदी और उसके तमाम अलाई देश तभी देंगे जब वो देश जो उनसे तेल खरीदेगा वो डॉलर में उनसे खरीदे। इससे डॉलर बगैर कोई काम करते हुए लगातार इतना मजबूत होता चला गया। ठीक उसी तरीके से अब हिंदुस्तान में जो ये डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो लगेंगी ना डिफेंस की, वहाँ पे जो है हथियार गोला बारूद बनेगा। वो हथियार गोला बारूद को फिर कहीं इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, वरना फैक्ट्रियों में रख के सड़ जाएगा, उससे तो फ़ायदा होगा नहीं। तो वो इस्तेमाल होने का कोई ना कोई बैटल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि अगले 4-5 दशक में भारत की इकॉनमी चाइना को सुपरसीड कर जाएगी। तो इतनी बड़ी महाशक्ति को अमेरिका कैसे छोड़ सकता है? और उसकी एंट्री तभी होगी जब भारत को उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो एक सोची समझी साजिश के तहत उसको एक मोहरा बनाया जा रहा है तालिबानियों को, जिसमें वो लोग कल के अमेरिका का उपकरण बन करके, उनके कठपुतली बन करके वो कुछ ऐसा खेल करेंगे जिससे भारत का जो आम जनमानस है वो फिर से इनके जाल में फंस जाए और एक मतलब गलत मानसिकता की सरकार को फिर चुनने के लिए बाध्य हो जाएं, मजबूर हो जाएं, और उनके जय जयकार करते हुए अंधभक्त के रूप में उनके साथ जीने मरने के लिए मजबूर हो जाएं, है ना। और वहाँ पे अमेरिका अपना काम, अपना खेल जो है वो कर ले जाए। तो ये कहानी इस प्रकार से है। अब इसमें हम उनसे बात करें या ना करें, ये खेल तो भारत के साथ होना तय है। 2022 में यूपी इलेक्शन है। खुद विवेकानंद आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या एक स्वतंत्र विचारधारा या स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो राजनीति को लेकर के जो मेरा मत है वो ये है कि राजनीति समाज की बेहतरी के लिए काम करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक ज़रिया है, माध्यम है, साधन है ना। साधन कभी साध्य नहीं हो सकता, है ना। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं है, राजनीति जो है वो मेरा साधन है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी में, 2 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैं रहा हूँ, मैं सपा में रहा हूँ, कांग्रेस में रहा हूँ। दोनों की स्थिति आज आप देख सकते हैं कि दोनों सत्ता पक्ष के साजिशों के तहत भी और कुछ अपनी
अब जो भी उन लोग की कमज़ोर पॉइंट रहा हो जिसके चलते वो फ्रंट फुट पे जो है जिस तरीके से अपेक्षित था कि वो लोग सत्ता का विरोध करेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके करूँगा क्या, उनके साथ मैं उनकी एक संख्या बढ़ाने वाला नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो स्वतंत्र विचार मेरे अंदर है, जो गलत को गलत कहने का मादा जज्बा मेरे अंदर है, वो मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ पे मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा। और आप देख रहे होंगे विपक्ष की क्या स्थिति है आज की तारीख में, ये भी उस साजिश का ही हिस्सा है, लेकिन इनका जो रोल होना चाहिए था एक विपक्ष के रूप में वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा जा करके वहाँ पे? ऐसा नहीं है कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरे पास ऑफ़र नहीं है, बहुत पहले से ऑफ़र है, लगातार मुझसे कन्वे किया जाता है। और बीजेपी वाले भी लोग हैं वो भी लगातार कन्वे करते रहते हैं मुझको, लेकिन तो खैर वहाँ तो जाना नहीं है। लेकिन यहाँ भी मेरा सवाल यही रहता है कि मैं करूँगा क्या जा करके। बाकी रही 2022 के चुनाव की बात, तो मेरा स्पष्ट सा मानना है कि बड़े खतरे से लड़ने के लिए छोटा छोटा खतरा जो है उठाया जा सकता है। तो भाजपा को हराने के लिए जो भी दल, जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा में मजबूत होगा, हमारे चाहने वाले, मानने वाले, हमारे जो है फॉलोअर्स प्रदेश के विभिन्न पूर्वांचल के ज़िलों में हैं, उन सब से मैं यही अपील कर रहा हूँ, लगातार उनको बता रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी भाजपा को हराए उसके साथ आप लोग खड़े हो जाइए। तो मेरा रोल फिलहाल 2022 के इलेक्शन में यही रहना है। किसी पार्टी के चुनाव प्रचार में जा सकते हैं? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब देखा जाएगा। अगर बशर्ते अगर वो भाजपा को हराने वाली पार्टी, ईमानदारी से भाजपा को हराने वाली पार्टी रही, तो निश्चित तौर पे मैं अपने रोल को डिफाइन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ हमारा संवाद बहुत अच्छा रहा। हम एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को हमारे बारे में बताएं। प्रयागराज हब 91 के सभी दर्शकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं जिसमें है, समाज के बीच में है। ये बायस नहीं है, गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है। तो जो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो भी सुनने को मिलेगा, वो बहुत ही फ्रेश चीज़ें रहेंगी, जेन्युइन चीज़ें रहेंगी, वो पक्षपाती नहीं होंगी। इसलिए मेरा आप सभी तमाम दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक जो है इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को आप शेयर कीजिए। ये नौजवान बहुत सार्थक मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ी लगन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। इनके हौसलों को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसलिए इस निवेदन के साथ कि आप लोग इनका हौसला अफजाई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आगे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप निरंतर अग्रसर रहें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में हम ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।